हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर हम इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और इसको हम एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? एल से, ये याद रखना, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, इसको ड्राइव करते हैं एल को, कि एल क्या आएगा इसमें, ठीक है। देखो एक चीज़ आपको पता है कि जो भी फ्लक्स लिंक करती है कोयल में, तो वो किस पे डिपेंड करती है? जितना करंट दिया है। क्योंकि देखो आप नॉर्मल एक बात लेके चलो कि किसी में आपने जितना करंट दिया उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, उतनी ही फ्लक्स होनी है। क्योंकि फ्लक्स क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन पर्टिकुलर एरिया। समझ रहे हो? तो करंट पे डिपेंड कर रहा है ना, करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। समझ लो इतनी बात। करंट जितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उतना ही फ्लक्स आ रहा है, यानी कि वही फ्लक्स लिंक होगा कोयल के साथ। जैसे इस वाले डायग्राम में था, यहाँ पर भी जो आपने करंट दिया उतनी ही फ्लक्स लिंक कर रही थी कोयल के साथ। समझ रहे हो? धीरे धीरे चाहे करंट बढ़ रहा है, फ्लक्स चेंज हो रही है, वो एक अलग चीज़ है। डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ भी फ्लक्स चेंज हो रही थी। तो हम यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं कि फ्लक्स जो होती है वो डिपेंड करती है करंट पे, क्योंकि करंट की वजह से ही क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आता है, और जितना मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड आया, उसकी वजह से हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और फील्ड लाइंस है तो यानी कि फ्लक्स है। तो फ्लक्स लिंक उतनी ही करती है जितना करंट होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही लिख रखा है कि वी नो फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल। तो यानी कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड करती है किस पे? करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल पे। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है ये हटाएंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा L और ये I साथ में। L क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या इतनी बात क्लियर है? 5 फ्लक्स, I करंट, और ये L क्या हो गया आपके पास यहाँ पर? सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसको हम यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख दो चाहे, वेयर L इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो? ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता है, वी नो दैट, कि फैराडे सेकंड लॉ से हमें पता है कि जो ईएमएफ होता है E इक्वल टू होता है d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल, ठीक है। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ईएमएफ इंड्यूस होता है। और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आ जाता है, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या करता है? अपोज करता है अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि जितनी फ्लक्स चेंज होती है उसको, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रही है उस चीज़ को क्या करता है? वो अपोज करने की कोशिश करता है। समझ रहे हो? तो ये माइनस आ गया लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब क्या करो, ये जो L I आया है फाई की वैल्यू, उसको यहाँ पर पुट करो, तो E इजकल टू कितना आ जाएगा? देखो माइनस का d/dt, और फाई की वैल्यू ये L I यहाँ पर रख देते हैं, तो ये है L I। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है। अब देखो ज़रा, यहाँ डिफ्रेंशिएशन किसकी है? चेंज क्या होता है? करंट होता है ना। जैसे हमने पिछले इसमें देखा था कोयल में, करंट बढ़ता भी धीरे धीरे है और घटता भी धीरे धीरे है, एकदम से ना बढ़ता है ना ही घटता है, धीरे धीरे होता है सब, ठीक है। तो यानी कि करंट की डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है? चेंज इन, बोलते हैं ना हम, चेंज इन करंट, ठीक है। तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। और ये L तो कांस्टेंट था, ये आपने ऊपर देखा था, इसकी तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकती है, तो इसको बाहर ले लेते हैं हम। तो यहाँ L बाहर ले लेते हैं और di/dt लिख देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ? E इजकल टू में माइनस L di/dt। अब यहाँ से आप L की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो L की वैल्यू कैसे निकलेगी? L यहीं रहने दो, ठीक है, और ये E है आपके पास, इस E के नीचे ये वाली टर्म जाएगी पूरी। अगर इसको मैं एक टर्म मानूँ पूरी, तो वो भी से बात है, इसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं di/dt। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। टाइम है ना, तो रेट आ गया, एंड चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्लियर? और इधर जो माइनस था वो भी इधर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिख देते हैं, देखो इसको यहाँ पर L इज इक्वल टू में माइनस का E di/dt। क्लियर? ये आ गया आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर इसको क्या बोल दो आप? सेल्फ इंडक्टेंस बोल दो। क्या इतनी कहानी क्लियर हो रही है? अब इसके SI यूनिट क्या होते हैं? हेनरी होते हैं। क्या होते हैं SI यूनिट? हेनरी, या हम इसके यूनिट बोलते हैं वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर देखो कहाँ से आया, देखो यहाँ समझाता हूँ मैं। हेनरी तो इसके याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, होते हैं। दूसरे ये वेबर पर एम्पियर, ये कहाँ से आया ये समझते हैं। देखो L इज इक्वल टू में कितना है? माइनस का E di/dt। ये माइनस जो है ये आपको पता है सिर्फ क्या है, किसके लिए लगाया कि ये अपोज करता था यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता है, फ्लक्स को अपोज करता था जो EMF इंड्यूस होती थी ये, ठीक। अब देखो ज़रा,
यहाँ माइनस ई अपॉन में di/dt है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वेबर पर एम्पियर कैसे आता है। देखो ज़रा ध्यान से समझना। देखो ई क्या है, यहाँ EMF है, ठीक है, तो ये मैं वोल्ट में ले लेता हूँ, वोल्ट, और di/dt, di का मतलब करंट, एम्पियर, ये एम्पियर आ गया, और अपॉन में ये क्या है, dt मतलब सेकंड आ गया, ठीक है। तो देखो ये एम्पियर और नीचे सेकंड है, तो ये सेकंड ऊपर चल जाएगा, तो वोल्ट के साथ आ गया आपके पास सेकंड, और नीचे है एम्पियर। क्या इतनी बात समझ में आई है, बताओ, क्लियर। अब देखो ये जो वोल्ट सेकंड है ना, इसको मैं वेबर लिख सकता हूँ, वेबर, और नीचे तो एम्पियर है, समझ लो। इसलिए हमने कहा कि हेनरी तो हो गए इसके SI यूनिट, और साथ में अगर इस फॉर्मूले से हम ड्राइव करें तो वेबर पर एम्पियर आता है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा वोल्ट सेकंड को वेबर कैसे लिख दिया, वो भी देख लो ज़रा। यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये चीज़ को सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, इधर कर देता हूँ। अब यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको ये वेबर कैसे बनता है, वोल्ट सेकंड। देखो ये फॉर्मूला आपको पता है, E में क्या होता है आपके पास, ये d∅/dt, ठीक है। E के वोल्ट, और टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, dt इधर जब जाएगा, समझ लो ऐसे बन जाएगा ना। देखो मैं दोबारा से कर देता हूँ, E और ये dt इधर चला जाएगा, और d∅ इधर चला जाएगा, ठीक है। E के यूनिट वोल्ट हो गए, और टाइम के सेकंड, और फाई फ्लक्स के क्या होते हैं, वेबर, समझ। तो वेबर किसके इक्वल हो गया, वोल्ट सेकंड के, इसलिए मैंने यहाँ वोल्ट सेकंड को क्या लिखा, वेबर। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गए होंगे कैसे बने इसके यूनिट, वेबर पर एम्पियर, क्लियर। तो देखो यहाँ से हम सेल्फ इंडक्टेंस को अब डिफाइन करेंगे। ये तो हमने ड्राइव किया सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखो। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज EMF इंड्यूस्ड, ये वाला EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिटी। देखो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, मतलब नीचे इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू कितनी हो जाए, 1, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ E, समझ। तो उसी चीज़ को बोल रहा है, माइनस को मत सोचना, माइनस तो आपको पता है किस लिए होता है, ये अपोज करता है EMF फ्लक्स का, इस वजह से ऐसा आया था, ठीक है। तो ये डेफिनेशन को समझोगे, कहता है कि सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज EMF इंड्यूस्ड। सेल्फ इंडक्टेंस EMF है कब, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो, यूनिटी हो, वही बोल रहा है वो, कि सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल है कब, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिटी, जब इसकी वैल्यू यूनिटी हो, मतलब 1। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, आया समझ में, ठीक है। उसके बाद समझो ये 1 हेनरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो L का यूनिट मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखें इस फॉर्मूले से, L को हम 1 हेनरी कब बना सकते हैं, E की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 1 वोल्ट होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ ज़रा जल्दी से बताओ, क्लियर हो रही है कि नहीं कहानी। इस तरह का तो आपने बहुत बार किया है कि जब भी हमें ऐसे 1 एम्पियर वगैरह डिफाइन करना था, तो यहाँ पर 1 हेनरी करना है, तो ये 1 आएगा यहाँ पर वैल्यू इसकी, ठीक है। तो कब बन सकता है, जब E 1 हो जाए, और ये नीचे जो करंट है ये 1 एम्पियर हो जाए, और जो टाइम है वो भी कितना हो जाए, 1 सेकंड हो जाए, तभी बन सकता है 1 हेनरी। तो तभी आएगा या नहीं आएगा, बताओ। अब माइनस क्यों नहीं लगाया, इसका कोई फ़र्क नहीं है फॉर्मूले में, क्योंकि ये माइनस सिर्फ क्या बताता है आपको कि जो EMF या इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी जो आपने गिवन करंट दिया था, ठीक है। या जैसे इंक्रीजिंग में तो अपोजिट हो जाती थी, डिक्रीजिंग में लेकिन वही डायरेक्शन रहती थी। तो इसको आपको ऐसे समझना है कि मेनली ये माइनस क्यों लगता है, कि अपोज करता है अपने कोज ऑफ प्रोडक्शन को, कौन, EMF को जो है अपोज करेगा अपने कोज ऑफ प्रोडक्शन को, इस वजह से ये माइनस लगता है। इस तरीके से समझो, क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 सेकंड से 1 हेनरी आएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, अब डिफाइन कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगी, इफ़ EMF ऑफ 1 वोल्ट, EMF कितना हो 1 वोल्ट का, इज इंड्यूस्ड इन द कोयल, प्रोवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कोयल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। आई बात समझ में। 1 हेनरी कब हम कह सकते हैं, जब EMF कितना हो 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड हो कोयल में, और प्रोवाइड किया जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कोयल कितना, 1 एम्पियर पर सेकेंड का। क्लियर हुई है बात। 1 हेनरी भी डिफाइन हो गया इसके अंदर, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस की भी हमने डेरिवेशन भी कर दी यहाँ पर, और इसको डिफाइन भी कर दिया। क्लियर है, तो इसको नोट कर लो अच्छे से, क्लियर, बहुत ईजी है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।